नमस्कार साथियों। आज देश भर में चीन को बहिष्कार करने वाली बात बहुत तेज़ी से चल रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि चीन के बनी वस्तुओं का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया जाए। लेकिन सबसे पहले हमें इसके विभिन्न पक्षों को समझना पड़ेगा कि क्या चीन की वस्तुओं को बहिष्कार करने से भारत का भला होगा? क्या इससे भारत का कुछ नुकसान हो सकता है? क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं यदि भारत पूरी तरीके से बहिष्कार करता है, बॉयकॉट करता है चाइना का? तो क्या-क्या संभावित नुकसान हो सकते हैं? और इसके अलावा भारत के चाइना के साथ क्या व्यापार रहे हैं, ट्रेड कैसा रहा है, कितने लाभ-हानि रहे हैं और भारत को अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए या अपने व्यापार में सुगमता प्राप्त करने के लिए क्या-क्या काम करने चाहिए? कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें विशेष रूप से भारत को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि भारत एक ग्लोबल तरीके से अपने आप को स्थापित कर पाए, चीन को टक्कर दे पाए। बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर पूरी तरीके से हम चीन का बहिष्कार करते हैं तो उससे भारत को नुकसान होगा। और वैसे भी अगर देखा जाए एक बहुत अच्छा कोट भी कहा जाता है कि हमें बहिष्कार से अच्छा है कि हम आविष्कार पे ध्यान दें। यानी बहिष्कार कभी-कभी ठीक हो सकता है, जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट हुआ करती थी तो 1905 में एक स्वदेशी आंदोलन चला था। तो उस समय के हिसाब से वो सही था। लेकिन आज के हिसाब से अगर हम किसी भी वस्तु का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दें तो इसका मतलब हम अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे या उस मैदान पे टक्कर देने के काबिल नहीं हैं या टक्कर नहीं दे सकते हैं या अपनी कमज़ोरी को छिपाना चाह रहे हों। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके कारण हम इस प्रकार की नीति को मानना या अपनाना ही अच्छा समझ लेते हैं। तो लेकिन किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले हमें इसके विभिन्न पक्षों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक लाइन में अगर कहते हैं कि चीन के वस्तुओं को बहिष्कार करो तो ये उचित नहीं होगा। एक लाइन में अगर हम ये कह दें कि चीन के वस्तुओं को बहिष्कार ना करो, ये भी उचित नहीं होगा। हमें पहले इसके विभिन्न पक्षों को समझना पड़ेगा कि क्या इससे नुकसान और क्या संभावित फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे चीन का ही अगर एग्जांपल लिया जाए तो चीन जब पूरे माओ युग में था, जब माओ से तुंग का एक प्रकार से नियंत्रण था चीन पर, तो उनकी पूरी तरीके से नीति थी कि हम बहिष्कार की नीति थी उनकी, बहिष्करण की नीति थी। जो भी पश्चिम देशों से बनी वस्तुओं का आयात होता था तो वो लोग आयात नहीं करते थे जब माओ का युग था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी नीति में चेंजेस लाई, उन्होंने पश्चिमी देशों से व्यापार करना शुरू कर दिया और वो एक आर्थिक ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाए। यानी माओ युग में चीन एक बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन आर्थिक ताकत नहीं थी क्योंकि वो बहिष्कार वाली नीति पर चलते थे। लेकिन जब वो बहिष्कार छोड़ दिए, आविष्कार पर ध्यान देने लगे, स्किल पर ध्यान देने लगे, अपनी गुणवत्ता पर ध्यान देने लगे, अपने आर्थिक खामियों पर ध्यान देने लगे, तब अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिए, अपने आप को थोड़ा-थोड़ा लिबरलाइज़ करना शुरू कर दिए, पश्चिमी देशों से, अमेरिका से मिलना शुरू कर दिए और आज के समय में देखा जाए तो चीन का दबदबा पूरे विश्व में है। और अमेरिका जैसा बड़ा देश भी चीन से खफा हो जाता है कि वह उसकी तकनीकी को, कुछ लोग कहते हैं कि चीन की तकनीकी को उसके अमेरिका को तकनीक को टेक्निक को चुरा करके वो यदि पेटेंट पाए हैं फिर भी उसको चुरा करके अपने जो चीनी उत्पाद हैं वो बना देते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं जो यूट्यूब है, जो कि अमेरिका द्वारा बनाई गई एक वीडियो ऐप है जिसमें वीडियो बनाकर अपलोड किया जाता है। तो यूट्यूब की तर्ज पर चीन ने यू क्यू करके कोई वीडियो ऐप बनाया है। कुछ ऐसे अन्य चीज़ें हैं, गूगल के स्थान पे, गूगल जो कि अमेरिका की कंपनी है, उसके स्थान पे कुछ दूसरी सर्च इंजन का उन्होंने आविष्कार किया, बनाया। और फेसबुक जो अमेरिका की ही कंपनी है, मार्क जुकरबर्ग जी की, उसके आधार पे उन्होंने अपना चैटिंग करने वाला भी एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो ऐसा कहा जाता है कि चीन जो है वो अमेरिका से तकनीक को चुरा चुरा करके अपने यहाँ बना लेता है। जो भी चीज़ हो उसकी वो गलत बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उस पर चर्चा करने से अच्छा ये होगा कि हम ये समझें कि वो विश्व भर में बड़े बड़े देशों को भी टक्कर देने में कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है। तो चीन अच्छा है या बुरा है, इस पर निर्णय देने से अच्छा ये कि चीन ऐसा कर रहा है तो वो किस स्थान पर है। हालांकि बहुत सारे देश उसके बहिष्करण की बातें कर रहे हैं।
वास्तव में अगर हम किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, उसकी जो बौद्धिक गुणवत्ता है, जो बौद्धिक स्किल है, यदि कोई अपनी तरफ से उसका निर्माण किया है और हम जाकर के सीधे सीधे उसको चुरा लें और फिर अपने नए प्रोडक्ट्स बना लें, तो एक तकलीफ़ तो होती ही है। तो चीन की ये जो नैतिक तरीके से देखा जाए, मोरल तरीके से देखा जाए, तो ये गलत कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी इससे हमें यह समझ में आता है कि वो जब अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करने पे उतरा, तो पूरी तरीके से सबको बाजार से समाप्त करने में, अपनी वस्तुओं का अन्य देशों में डंपिंग करने में, ट्रेड में महारत हासिल करने में, बादशाहत हासिल करने में, पूरे चाहे एरिया वाइज हो, ट्रेड में हो, स्किल में हो, हर चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, वो अपने आप को पूरी दुनिया में एक नाम बना रखा है चीन ने। इसी प्रकार से अगर हम जापान का एग्जांपल लें, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1945 में, जो कि 1939 से 1945 तक चला था, तो 5 अगस्त और 8 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था, जिससे पूरी वहाँ पे तबाही मच गई थी। लेकिन जापान अमेरिका से इस नीति पर काम नहीं किया कि हम अमेरिका का बहिष्कार करेंगे, बल्कि वो अमेरिका के साथ पूरी तरीके से कम्पीट किया, प्रतिस्पर्धा किया और अपनी वस्तुओं में ऐसी गुणवत्ता लेकर के आए, ऐसी स्किल और कहें कि प्रॉपर्टी लेकर के आए उसमें, कि वो अमेरिका की बनी वस्तुओं का, उत्पादों का पूरी तरीके से चैलेंज करने के लिए, मार्केट में अपनी वस्तुओं का दबदबा बनाने के लिए उन्होंने काम किया। और आज के समय में देखें तो चीन और जापान और अमेरिका का संबंध ठीक है, बल्कि अमेरिका जापान की जो रक्षा वाला काम है, सिक्योरिटी वाला काम है, वो भी करता है। तो जापान के अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, लेकिन जापान की इकोनॉमी भी बड़ी है, जबकि जापान के ऐतिहासिक रूप से अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इससे भी समझा जा सकता है कि जापान ने अमेरिका का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि एक ऐसी तगड़ी मजबूत लकीर खींची जिससे कि अमेरिका आगे ना बढ़ पाए, या फिर अमेरिका आगे भी बढ़ पाए तो उसकी तुलना में जापान उससे आगे रहे। तो चीन और जापान से हमें यह चीज़ सीखने को मिलती है कि हम बहिष्कार के अलावा हम आविष्कार पर ध्यान दें, बायकॉट के अलावा हम जो इनोवेशन है उस पर ध्यान दें, तब जा कर के हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में एक भारत का नाम जो है वो बढ़ा भी पाएंगे, ट्रेड भी अपने आप को अपना बढ़ा पाएंगे, इकोनॉमी भी बढ़ा पाएंगे। तो बहिष्कार की जगह हमें आविष्कार की नीति पर काम करना चाहिए। अगर भारत और चीन के बीच में व्यापार संबंधों को देखें तो बहुत ही भारत का जो व्यापार है चीन के हिसाब से वो बहुत कम है। जैसे चीन अपने पूरे इकोनॉमी का 3% हिस्सा ही भारत को निर्यात करता है। उसकी जो पूरी जीडीपी है उसका ओनली 3% ऑफ चीन्स जीडीपी, चाइनाज जीडीपी एक्सपोर्ट टू इंडिया। लेकिन भारत के कुल जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो करीब वो चीन से 14% हिस्सा अपने देश में आयात करता है, यानी कि भारत में आयात करता है। और भारत अपने कुल जीडीपी का 5% हिस्सा चीन को निर्यात करता है। लेकिन चीन की इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो चीन अपने कुल इकोनॉमी के हिसाब से भारत से मात्र 1% हिस्सा अपने देश में आयात करता है। तो ये कितना बड़ा इम्बैलेंस है। हम उससे बहुत बड़ी मात्रा में आयात कर रहे हैं, लेकिन चीन के हिसाब से वो बहुत कम है। हम चीन को 5% हिस्सा निर्यात कर रहे हैं, लेकिन वो चीन के हिसाब से 1% हो रहा है। तो चीन का आकार बहुत बड़ा है, उसका जीडीपी का आकार बहुत बड़ा है। हमारे 2019 या 20 के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी लाइज बिटवीन $2.9 ट्रिलियन, बट चाइनाज इकोनॉमी लाइज बिटवीन 14.1 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि हमारे से करीब करीब देखा जाए तो 3 चौक 12, 4 साढ़े 4 गुना हमसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना की। और पूरे जो हम आयात करते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात करते हैं, और निर्यात करते हैं वो बहुत कम मात्रा में करते हैं। यानी देखा जाए तो करीब करीब 4-5 गुना ज़्यादा हम आयात करते हैं अपेक्षाकृत निर्यात करने से। तो हमें अपने निर्यात पर फोकस करना पड़ेगा, ना कि आयात को बाधित कर दिया जाए। इस पर काम करने से अच्छा हम अपने निर्यात को बढ़ा दें।
हालांकि अभी वर्तमान समय में ऐसा तर्क दिया जा सकता है या इस बात की वकालत की जा सकती है कि हम चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं उस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाएं, अंकुश लगाएं। जैसे कि केंद्र सरकार करीब 300 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पर विचार कर रही है। मेरे ख्याल से निर्णय भी आ चुका है जिस पर कि भारत सरकार चीन के करीब 300 प्रोडक्ट्स पे जो एक्साइज ड्यूटी है शायद उसको बढ़ा देगी या फिर शायद उसको बंद करेगी, ऐसा कुछ है। हालांकि अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी देश ऐसे सीधे सीधे किसी दूसरे के ऊपर प्रतिबंध ऐसे नहीं लगा सकता कि आप मतलब हमारे से ट्रेड ही ना करिए। वो WTO के नियम के उल्लंघन हो जाएगा। तो भारत सीधा सीधा चीन से इंपोर्ट ना करे ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकता है जिससे कि चीन के उत्पादों की जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाए और भारत में जब वो आए तो वो भारत में बनी हुई वस्तुओं की प्राइसिंग के हिसाब से अधिक रहें, जिससे कि भारत के जो कंज्यूमर्स हैं वो भारत के ही उत्पादों को पहली तरजीह दें, चीन के उत्पादों को ना दें। तो भारत सरकार इस स्तर पे काम कर सकती है, लेकिन भारत सरकार अपनी तरीके से पूरी तरीके से बायकॉट करने वाली नीति पर काम नहीं कर सकती है, बिकॉज इट वुड जो है वो WTO के नियम के उल्लंघन एक प्रकार से हो जाएगा। लेकिन भारत की जनता तो कर ही सकती है। भारत की जनता चाहे तो चीन से आयातित बहुत सारे माल का वो उपयोग ना करें, क्योंकि चीन से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मंगाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है उसका करीब करीब 70% हिस्सा, यानी भारत के पूरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का 70% पार्ट्स इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। और अभी कहीं वीडियोस देख रहा था, उसमें कुछ लोग अपने घर से टेलीविज़न कुछ छत से नीचे फेंक रहे थे, कुछ लोग चाइना के मोबाइल को तोड़ रहे थे। तो ये सब यह दिखा रहा है कि वो बहिष्कार करना चाह रहे हैं, वो अपने हिसाब से एक जो भावनात्मक तरीके से है वो आक्रोश जता रहे हैं, क्योंकि अभी गलवान घाटी में भारत के 20 नौजवानों का एक शहादत, उन्होंने वो शहीद हो गए। तो इस कारण से भारत की जनता आक्रोशित है, जो कि उचित भी है। कोई भी देश होगा वो ये घटना को देख करके आक्रोशित हो ही जाएगा, और सभी लोग इससे दंग रह गए थे कि चीन ने इस प्रकार से कैसे काम कर दिया। लेकिन फिर भी हम ये जो बहिष्कार हो रहा है, टीवी है, जैसे हम टीवी का देखा जाए तो करीब करीब 25% ऑफ टेलीविज़न इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। ऐसे ही जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, फार्मा की चीज़ें हैं, उसका करीब करीब 70% हिस्सा हम चीन से आयात करते हैं। जैसे फार्मा में देखा जाए तो करीब 2.5 दशक पहले हमने एक लक्ष्य बनाया था कि हम पूरा जो फार्मा वाली इंडस्ट्री है उसमें, फार्मा इंडस्ट्री में भी जो गैर पेटेंट दवाएं हैं, ऑल द मेडिसिन्स दैट आर नॉन पेटेंट, उस पर हम महारत हासिल करेंगे। ऐसा लक्ष्य हमने 2.5 दशक पहले बनाया था, और भारत ने उस पर पूरा जोर से काम किया और दवा के क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भी हो गया, और इस कदर आत्मनिर्भर हुआ कि वो दूसरे देशों को दवाइयाँ एक्सपोर्ट भी करता है। जैसे अभी जब 2 महीने पहले पूरे जो कोरोना वायरस की वजह से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जो मांग थी पूरी दुनिया में बढ़ गई, अमेरिका भी हमसे HCQ मांगा, हमने करीब 120 देशों को, भारत ने 120 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवा को निर्यात किया। लेकिन HCQ बनाने के लिए जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो हम चाइना से मंगाते हैं। जैसे HCQ इज़ मेड बाय API एक रॉ मटेरियल होता है जिसका पूरा नाम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हम चीन से आयातित करते हैं। तो हम अगर चीन से पूरी तरीके से बायकॉट कर देंगे तो हम API चीन से नहीं मंगा पाएंगे, जिससे हम HCQ का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। HCQ का उत्पादन नहीं होगा तो भारत में बेरोजगारी उस मेडिसिन वाले क्षेत्र में, HCQ वाले इंडस्ट्री में घट जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। यानी हम जब भी किसी चीज़ को बायकॉट करें तो पूरी सिस्टमैटिक तरीके से, हम भावनात्मक तरीके से पूरी तरीके से बह ना जाएं कि हम इसको बायकॉट करें, उसको बहिष्कार करें। हमें पूरी स्थिति परिस्थिति को समझना पड़ेगा कि इससे भारत को क्या क्या संभावित नुकसान हो सकते हैं। तो फार्मा के क्षेत्र में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के क्षेत्र में हो गया, ऐसे खिलौना है,
जो पूरा हम खिलौनों का इंपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया से, उसका करीब करीब 90% खिलौने हम अकेले चीन से मंगाते हैं। और आपने भी देखा होगा, दिल पर हाथ रख के आप पूछिएगा अपने आप से, या आसपास में आप संभवतः देखे हों, कि जब भी किसी बच्ची या किसी बच्चा का बर्थडे होता है, जन्मदिन, उस दिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गुड्डा गुड़िया खिलौना लेकर के आते हैं, चमकीली पन्नी में उसको बांध करके देते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। उसमें उनको बड़ा मज़ा आता है, जबकि वो चाइना का प्रोडक्ट होता है। हम एक ऐसी संस्कृति क्या विकसित कर सकते हैं कि हम चीन के गुड्डा गुड्डी देने से अच्छा कि हम जो गोरखपुर में गौरी गणेश की मूर्तियां हैं, जो अन्य स्थानों पे अच्छे अच्छे उत्पाद हैं, उनको दें। हम कोई मोरल थीम पे बेस्ड हम कोई पेंटिंग बर्थडे पे दें। ये संस्कृति हम विकसित करें तो अच्छा होगा। हम बर्थडे में अपने बच्चों से कह सकते हैं कि वो प्लांटेशन करें, वो 11 पौधे, 21 पौधे या 51 पौधे लगा दें, तो वो एक प्रकार से उनके बर्थडे का अच्छा आउटकम हो सकता है। वो अपने बर्थडे के दिन जा कर के 100-200 लोगों को खाना खिला दें, ये भी कर सकते हैं, या 10-20 लोगों को खाना खिला दें अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से। तो ये नए नए कल्चर पैदा करने पड़ेंगे। और कई जगह ऐसा देखा भी जाता है कि जो मैरिज पार्टी होती हैं या कुछ अन्य पार्टियाँ होती हैं, उसमें वृक्ष दिया जाता है, पौधे देते हैं कि आप इसको वृक्ष लगाइएगा, पौधे लगाइएगा। ये संस्कृति अच्छी है, बजाय इसके कि हम चाइना के गुड्डा गुड्डी उनको दे दें और उसमें खुश हो जाएं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े डॉल होते हैं, गुड़िया गुड़िया को हम देते हैं, उसको पैक करा के चमकीली पन्नी में। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो शान वाली बात नहीं है कि हमारा बहुत शान बढ़ गया। उसमें शान इस चीज़ में होती कि अगर वो कोई भारतीय उत्पाद वाली चीज़ें देते जिसका आउटकम सही है, उचित है, ना कि एक चाइनीज़ प्रोडक्ट को दे करके अपने जो अपना कर्तव्य होना चाहिए उससे विमुख हो जाए। तो ये नई प्रकार की संस्कृति को भी डेवलप करना पड़ेगा। चीन भारत में अधिक मात्रा में निवेश भी करता है, जिसको हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, वो भी करता है। करीब पिछले 5-6 साल में देखा जाए तो करीब 8 अरब डॉलर का वो भारत में इन्वेस्टमेंट भी किया है विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे स्टील सेक्टर में या ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कुछ अन्य सेक्टर में, ऐसे अक्षय ऊर्जा में जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसके क्षेत्र में, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में वो भारत में इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो चीन का पूरी तरीके से बहिष्कार करने से ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी प्रभावित हो सकता है। और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी देश में जाते हैं तो अक्सर ये जो इन्वेस्टमेंट की बात है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे बोलते हैं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो उसकी बात वो करते हैं। चीन जब इतनी ज़्यादा मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर ही रहा है तो हम उसका बायकॉट कैसे कर सकते हैं। तो ये विभिन्न पक्ष हैं जिस पर ध्यान देना पड़ेगा। भावनात्मक रूप से निर्णय कर देना पूरी तरीके से उचित नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें कैटेगरी बनाई जा सकती है। जो अति आवश्यक चीज़ें हैं उसका उपयोग करें, जैसे कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाने के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो रॉ मटेरियल है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हो सकती, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसका हम बायकॉट कर सकते हैं। जैसे कोरोना काल में पूरी दुनिया का इकोनॉमी ठप हो गया, लेकिन चीन अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के माध्यम से, चीनी जो ऐप हैं, जो गेमिंग वाले ऐप होते हैं, उसके माध्यम से वो धन कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। हम भारतीय क्या हैं, चीन ने जब टिकटॉक बनाया था, चीन की आबादी हमसे बड़ी है, करीब वहाँ पे 141 करोड़ की आबादी है, या कोई लोग कहते हैं कि 150 करोड़ की आबादी है। वहाँ की आबादी इतनी बड़ी है, लेकिन वहाँ पे टिकटॉक के जो डाउनलोड करने वाले हैं या यूज़र अगर हम कह लें, यूज़र हैं वो तो करीब करीब 5 करोड़ ऐसे आसपास में हैं। लेकिन भारत ने टिकटॉक नहीं बनाया, उसको टिकटॉक एक प्रकार से कहें कि विरासत में मिल गया। वो उस भारत में टिकटॉक को यूज़ करने वालों की संख्या करीब 22 करोड़ 25 करोड़ है। यानी कि
TikTok was made by China, but China's population is using only 5 crore population is using TikTok, but India's 20 or 25 करोड़ पॉपुलेशन इज यूजिंग टिकटॉक। हम कितने खाली हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। हम 25 करोड़ की आबादी टिकटॉक का यूज़ करते हैं, तो वो चीन को पूरी तरीके से हम सीधा सीधा लाभ पहुंचाते हैं। पबजी जब खेलते हैं तो उससे चीन को सीधा सीधा लाभ होता है। जो हम उसमें डेटा ख़त्म करेंगे तो वो जाकर के चीन के पास ही जाएगा, उसको लाभ होगा। तो हम ये कैटेगरी बना सकते हैं कि हम किन किन चीज़ों का बायकॉट करें जो कि पूरी तरीके से उचित भी है। यानी इसमें कैटेगरी के माध्यम से चलना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो टिकटॉक की वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे या इधर उधर करके स्टेटस पे भी लगाते हैं। मतलब एक तरफ तो बायकॉट करने वाली बात हो रही है और दूसरी तरफ हम टिकटॉक को यूज़ भी कर रहे हैं और स्टेटस लगाकर उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। इन लोगों को कितना भी समझा लिया जाए, कितना भी हाथ पैर पकड़ लिया जाए, ये नहीं मान सकते हैं। इनको टिकटॉक यूज़ करना है तो टिकटॉक यूज़ करना है, स्टेटस पे लगाना है तो स्टेटस पे लगाना है। दे कैन नेवर अंडरस्टैंड व्हाट द इंडियाज डिमांड इज राइट नाउ। चाइना ने गलवान घाटी में ऐसा छुरा घोंप दिया पीठ में, लेकिन वी आर स्टिल यूजिंग टिकटॉक राइट नाउ। तो इन लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? इसका आप ही लोग उपाय बताएं। इनके मोबाइल से कैसे इसको डिलीट और अनइंस्टॉल किया जा सकता है, इसका उपाय आप ही लोग बताएं। कुल मिलाकर के चाइना का बाइकॉट करना समय की मांग है, लेकिन कैटेगरी वाइज होना चाहिए। भारत का चीन के साथ अगर ट्रेड वाला बातें देखें, व्यापार वाली बातें देखें, तो 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से देखें करीब भारत और चीन के बीच में 96 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, ट्रेड हुआ, जिसमें से भारत ने अधिक मात्रा में आयात किया। करीब 76.87 अरब डॉलर का हमने आयात किया और निर्यात वो बेहद कम, करीब 3 गुना 4 गुना कम, यानी कि 18.83 अरब डॉलर का हमने चीन को निर्यात किया। तो यानी कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ गया। व्यापार घाटा मतलब ये होता है कि जब हम किसी देश से अधिक मात्रा में चीज़ें आयात करें और कम मात्रा में निर्यात करें तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट, यानी कि व्यापार घाटा। तो भारत और चीन में व्यापार घाटा 2018 में देखा जाए तो करीब करीब 58 अरब डॉलर का व्यापार घाटा रहा है। तो निष्कर्ष के रूप में अगर कहा जाए तो भारत इसमें क्या कर सकता है? नंबर 1, भारत कर सकता है कि अपनी गुणवत्ता, अपने कौशल, जो कौशल श्रमिक हैं उसको बढ़ाएं। इसके लिए जो कौशल विकास कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम जो है, स्किल इंडिया वाला जो मिशन है, उस पर भारत सरकार को पूरी तरीके से जुट जाना चाहिए। और जो स्टार्टअप्स हैं, जो स्किल इंडिया का जो कार्यक्रम है, उसको पूरी तरीके से बाज़ार से, पूरी तरीके से इंडस्ट्री से, जो उसके प्रत्यक्ष हितधारक हैं, उससे जोड़ करके काम करना चाहिए। ये नहीं हो कि इंस्टीट्यूट्स एक तरफ चल रही हों, बाज़ार दूसरी तरफ हो, इंडस्ट्रीज़ दूसरी तरफ हों, बल्कि इन तीनों का एक सर्कल के रूप में इसका काम चलना चाहिए, जिससे कि उनके बीच में कॉम्बिनेशन बन सके। नंबर 2 अगर कहना चाहें तो ये कि भारत को अपने वस्तुओं की गुणवत्ता में काम करना पड़ेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी, अच्छा करना पड़ेगा, जिससे कि हम भारत में स्थापित तो हो ही पाएँ, साथ में हम अपना जो एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ा पाएँ। और तीसरा, ये जो बिजली है, सस्ती बिजली पर भी काम करना पड़ेगा। हम भारत में करीब जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, वो 1 किलोवाट बिजली को प्राप्त करने के लिए करीब 8 रुपये 9 रुपये खर्च करना पड़ता है, जबकि चीन में 3 रुपये में 1 किलोवाट बिजली प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे अनेक पहलू हो सकते हैं जिस पर काम करके पूरी तरीके से संतुलन बनाते हुए काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आक्रोश में नहीं आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना पड़ेगा, बैलेंस रूप में काम करना पड़ेगा, जिससे भारत की जो वास्तविक हित है उस पर काम किया जा सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। समय समय पर और जो भी भारत और चीन के से संबंधित सही बातें होंगी, उचित बातें होंगी, उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा था
आप इसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं जो तो ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।